हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेप फॉरवर्ड क्लासेस। आज हम फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 के बारे में पढ़ेंगे। ये फंडामेंटल राइट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और बाकी जो भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये उनको सिक्योर करता है। सो आइए देखते हैं कि फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 में क्या मेंशन है। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। जब हमने अभी पीछे स्लाइड्स में फंडामेंटल राइट्स पढ़े, हमने बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को पढ़ा। 14 से लेके हमने 29-30 तक पढ़ा। मान लीजिए कि ये फंडामेंटल राइट्स किसी भी वजह से वॉयलेट हो जाते हैं और इसकी कहीं सुनवाई नहीं होती, तो इन राइट्स का कोई मतलब होगा? तो फंडामेंटल राइट मीनिंगलेस हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, वर्थलेस हो जाएंगे जब तक कोई अनलेस एंड अनटिल हमारे को एक इफ़ेक्टिव मशीनरी मिले फॉर एनफोर्समेंट, कि हम उन राइट्स को प्रॉपरली इफ़ेक्टिवली बिना किसी इंटरफेरेंस के यूज़ कर सकें और उनका लाभ उठा सकें। तब तो इन राइट्स का कोई मतलब नहीं होगा, तब ये राइट्स वैलिड नहीं माने जाएंगे और ना ही कोई इनको इतना फॉलो करेगा, ना ही इनको कोई इतना मानेगा। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 ये इंश्योर करता है कि बाकी सारे जो राइट्स हैं, जो इंडिविजुअल की इक्वालिटी डिग्निटी को मेंटेन करते हैं, उनको सिक्योर किया जाए और कोई भी वायलेशन हो तो हमारे पास एक ऐसा फंडामेंटल राइट हो जिसको हम कह सकें कि हाँ जी, कि हमारा वायलेशन हुआ है फंडामेंटल राइट का, और ऐसा फंडामेंटल राइट जो हमें पावर दे ताकि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पे जा सकें और कह सकें कि मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है। तो ये हम किस तरीके से इंश्योर करा सकते हैं, ये हमारा आर्टिकल 32 में मेंशन है। जो आर्टिकल 32 है वो एक खुद फंडामेंटल राइट है और वो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर भी करता है। तो यही फंडामेंटल राइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट राइट हो जाता है। मान लीजिए आप एक स्कूल में कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं और आपके टीचर ही नहीं है आपको ये बताने के लिए कि आपकी क्या सही है क्या नहीं है, या आपकी देखभाल करने के लिए, तो आपका क्या ग्रोथ हो रही है आपको नहीं पता चलेगा, आप क्या पढ़ रहे हो आपको नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए जो आर्टिकल 32 है, जो बाकी राइट्स हैं उनको सिक्योर करते हैं, उनको सेव करते हैं, उनको पावरफुल बनाते हैं। तो ये हमारा आर्टिकल 32 बताता है। B.R. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। इसका मतलब ये कितना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, किसी का भी नाम नहीं रखा गया, सिर्फ इसी का ही ये नाम रखा गया है। ये वाले क्वेश्चन कुछ छोटे छोटे एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें काफ़ी बार पूछ लिया जाता है और ये फैक्चुअल क्वेश्चंस हैं, आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। अब हमारा एक केशव नंद भारती केस हुआ था 1973 में। उसमें कंसेप्ट आया था बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कुछ भी हो जाए, आप उन जो भी पॉइंट्स है बेसिक फीचर में मेंशन है वो आप उनको चेंज नहीं कर सकते, वो जैसे कि हैं वो वैसे ही रहेंगे। उनको बेसिक फीचर्स कहा जाता है। तो जैसे मान लीजिए आप ABCD पढ़ते हैं, वो बेसिक चीज़ है, बेसिक नॉलेज है, आप वो बचपन से आपने भी वही पढ़ा, आपकी पुरानी जनरेशन ने भी वही पढ़ा और आगे भी वही पढ़ेंगे। तो एक बेसिक और फंडामेंटल होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, वो वैसा का वैसा ही रहता है, कोर पार्ट। तो आर्टिकल 32 को भी उस कोर पार्ट में रखा गया कि कुछ भी हो जाए हमारे फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने वाला राइट हमेशा रहेगा, इसीलिए उसको बेसिक फीचर में डाला गया है। लेकिन अगर नेशनल इमरजेंसी लगती है किसी भी वजह से, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोगों को रोक सकता है। मतलब पावर टू मूव टू कोर्ट कैन बी सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वो आर्टिकल 32 को डायरेक्टली वॉयलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो किसी टाइम पीरियड के लिए इसको सस्पेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अब ये पॉइंट है कि हमें आर्टिकल 32, चलो ये तो हम समझ गए कि वो फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करता है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट है। तो ये कैसे करता है सिक्योर, अब ये क्वेश्चन आता है। पहले तो हम समझे क्या है, अब ये क्वेश्चन है कि वो कैसे सिक्योर करता है। तो अगर हमें फंडामेंटल राइट को बचाना है तो एक तरीका है रिट्स का इशू करने का। रिट्स इशू करे जाते हैं बाय सुप्रीम कोर्ट एंड बाय हाई कोर्ट। इसका मतलब है अगर किसी पर्सन ने अप्रोच किया आइदर सुप्रीम कोर्ट और आइदर हाई कोर्ट कि मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है, तो फंडामेंटल राइट वॉयलेट होने के लिए
हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट रिट्स को इशू करेगा। अब हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि रिट्स क्या होता है। हम पहले रिट्स की बात करते हैं। सब उसका नाम है हैबियस कॉर्पस, बंधी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ है बंधी को प्रस्तुत करो। मतलब किसी पर्सन को मान लीजिए किसी वजह से और पकड़ा गया है, कोई वैलिड रीज़न नहीं है या किसी भी वजह से पकड़ा गया है, हम जानना चाहते हैं कि क्यों पकड़ा गया है, तब कोई भी एक पर्सन, जैसे उसका रिलेटिव हो या वो खुद भी पर्सन है, वो जा सकता है, वो हाई कोर्ट जा सकता है, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है और वो पूछ सकता है कि मुझे किस लिए पकड़ा गया है। तो उस पर्सन को ये है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हैबियस कॉर्पस एक रिट इशू करेगी। इसमें क्या होगा, इसमें उस पर्सन को ये ज़रूरी होगा कि तभी की तभी, मतलब विदिन 24 आवर्स उसको प्रेजेंट कराना पड़ेगा, उसको अपने सामने प्रस्तुत कराना पड़ेगा। तो ये राइट क्या है, ये रिट कौन सी है, ये है हैबियस कॉर्पस की रिट। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को किसी वैलिड रीज़न से पकड़ा गया है, मान लीजिए उसने कोई क्राइम किया और वो कन्विक्ट हो गया, मतलब वो पकड़ा गया, पूरा प्रूव हो चुका है, पूरा क्लेम मान लिया गया है, तब उस पर हैबियस कॉर्पस नहीं आप इशू कर सकते, क्योंकि तब तो ये प्रूव हो चुका है कि उसको वैलिड रीज़न से पकड़ा गया है। मान लीजिए उसकी डिटेंशन लॉफुल है, मान लीजिए उसने किसी लॉ को वॉयलेट किया है और किसी लॉ के अंडर उसकी डिटेंशन मानी जा रही है किसी भी वजह से, तो उसको माना जाएगा कि वो पर्सन के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं किया गया है, बल्कि उसको एक क्राइम के लिए पकड़ा गया है। ठीक है, तो ये हमारा हैबियस कॉर्पस कहता है। अब आगे चलते हैं, दूसरा रिट मैंडेमस। मैंडेमस मतलब परमादेश, वी कमांड। न्यायालय सरकार को या अधिकारी को आदेश देता है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि किसी पर्सन ने अपनी ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी को ढंग से परफॉर्म नहीं किया, दैट ही हैज़ फेल्ड और रिफ्यूज्ड टू परफॉर्म। बट ये जो ड्यूटीज़ है ये सिर्फ पब्लिक बॉडी पे अप्लाई होती है, ये आप किसी पर्सन पे या फिर किसी प्राइवेट पर्सन पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये कोई पब्लिक बॉडी हो या कोई कॉरपोरेशन हो या फिर कोई इन्फीरियर कोर्ट हो या ट्राइब्यूनल हो या गवर्नमेंट फॉर सेम पर्पस, तो इन सब चीज़ों के लिए मैंडेमस को इशू किया जाता है। इसका एक बहुत ही सिंपल मतलब है कि ये कहा जाता है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में नाकाम रहे, तो ये मैंडेमस कहता है। अब हम नेक्स्ट रिट पे चलते हैं जिसका नाम है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन ये हमारी थर्ड रिट है। ये क्या कहता है, प्रतिषेध। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अन्य न्यायालय को किसी केस पर सुनवाई करने से मना करना। प्रोहिबिशन मतलब अगर हम हिंदी में देखें तो मना करना या फिर रोकना किसी चीज़ को, मतलब हम इसको कहते हैं डायरेक्ट इनएक्टिविटी लाना। इसका मतलब है कि हाई कोर्ट कह रहा है लोअर कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल को कि आप किसी केस में आप सुनवाई नहीं कीजिए, रुक जाइए। तो ये प्रोहिबिशन करना मतलब उसको डायरेक्टली कहना कि आप ये काम मत कीजिए। तो ये कौन कर सकता है, एक हाई कोर्ट और एक सीनियर कोर्ट टू लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल कर सकता है। लेकिन ये किसके अगेंस्ट इशू करे जा सकते हैं, ये सिर्फ जुडिशल और क्वासी जुडिशल अथॉरिटीज़ होती हैं, उनके अगेंस्ट ही इशू करे जा सकते हैं। ये ना ही किसी प्राइवेट बॉडी के अगेंस्ट, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी के अगेंस्ट, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के अगेंस्ट, इनके साथ नहीं होता। जो जुडिशियल मैटर में होता है तब हम प्रोहिबिशन को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है सर्श्योरी। इसको कहते हैं उत्प्रेक्षण। किसी केस को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजना। पहले था प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब रोकना कि आप ये काम नहीं कीजिए या आप ये केस मत लड़िए या फिर आप इस केस में आप रुक जाइए, तो प्रोहिबिट कर रहे थे। अब सर्श्योरी कह रहा है कि हाई कोर्ट कह रहा है लोअर कोर्ट को या फिर ट्राइब्यूनल को, आप जो भी केस आपके सामने रखा है आप खुद मत जज करिए, ये प्रोहिबिशन हुआ। और ये कह रहा है सर्श्योरी कि आप खुद मत जज करिए, लेकिन आप मेरे सामने मतलब हाई कोर्ट के सामने उस केस को पेश कीजिए। तो ये क्या हुआ, एक सर्शरी हुआ, ये भी एक रिट है। तो मान लीजिए किसी भी पर्सन इसी केस से रिलेटेड है और उसका कुछ फंडामेंटल राइट इसमें वॉयलेट हो रहा है या कुछ भी इशू है, तो उसने अप्रोच किया आइदर सुप्रीम कोर्ट को और आइदर हाई कोर्ट को। तो हाई कोर्ट को लगा
कि नहीं ये केस तो सुप्रीम कोर्ट में डील होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा नहीं ये केस तो लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट में होना चाहिए, तो वो ये रिट इशू कर सकता है। अब चलते हैं लास्ट रिट पे, जिसका नाम है क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा। अधिकारी को ये बताना पड़ेगा कि उसने किस आधार पर शक्ति का प्रयोग किया। क्वो वारंटो मतलब कि आप कोई एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद आपके पास क्या पावर थी, किसने आपको पावर दी, या आपको किससे स्ट्रैटेजी बैकिंग मिली, किससे आपको सपोर्ट मिला जिसके लिए आपने ये काम किया। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रिट है। ये इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये रिट को इशू करती है ये पूछने के लिए कि आपने ये रिट तो इशू करी, बस इस रिट का आपने ये काम तो किया, पर इस काम के पीछे आपको कौन सी अथॉरिटी से पावर मिली। तो क्या करता है, इट रिक्वायर अ पर्सन टू शो व्हाट अथॉरिटी दे रिक्वायर फॉर एक्सरसाइजिंग देयर राइट। अपनी राइट को एक्सरसाइज करने के लिए कहाँ से आपको ये पावर मिली। तो ये सारे रिट्स थे जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हमारा हाई कोर्ट इशू कर सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाली बात है कि जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 32 है वो अलाउ करता है सुप्रीम कोर्ट को कि आप रिट्स को इशू कीजिए। मान लीजिए कोई भी वायलेशन होता है तो आप रिट्स इशू कर सकते हैं फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए, लेकिन सिर्फ फंडामेंटल राइट को बचाने के लिए। ये हमारा आर्टिकल 32 देता है। लेकिन आर्टिकल 226 है जो कि हाई कोर्ट को पावर देता है कि आप भी रिट्स इशू कीजिए। लेकिन हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो एक तो फंडामेंटल राइट के वायलेशन भी कर सकता है, और कोई ऑर्डिनरी अगर मान लीजिए कोई राइट्स को वायलेशन हुआ है तब भी रिट्स इशू करा जा सकता है। इसका मतलब जो हाई कोर्ट की रिट पावर है वो ज़्यादा बड़ी है और सुप्रीम कोर्ट की रिट पावर थोड़ी कम है, क्योंकि आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, तो वो फंडामेंटल राइट के वायलेशन तक ही लिमिटेड है। और एक और बात इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी और कोर्ट को ये पावर दे सकता है रिट इशू करने का। तो ये लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ही इशू करते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने में मैंने आपकी मदद की है। आपको जो भी अच्छा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई डाउट हो तो आप वो भी बताइए, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।